हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। चैनल पे जो पहली बार आया उनको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे अपने पर्सनल स्विंग ट्रेड शेयर करता हूं और मैं एनालाइज़ करके बताता हूं कि मैंने वो ट्रेड्स क्यों लिए हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज जो हम एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और क्यों मुझे उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बारी आरबीआई की न्यूज़ पे चले जाते हैं कि आरबीआई का रूल क्या आया था। आरबीआई ने जो रूल निकाला था वो था कि अगर आपका किसी भी एक बैंक में कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो आप दूसरे किसी भी बैंक्स में अपना करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। तो यानी आप पहले होता क्या था, लोग क्या करते थे कि पीएसयू बैंक से क्या कैश क्रेडिट ले लेते थे और फिर वो प्राइवेट बैंक्स में ट्रांसफ़र करके वहाँ से जो है फ़ंड साइफनिंग होती थी या फिर वो अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करते थे। तो इससे क्या था, आरबीआई को लगा कि इसका फ़ंड साइफनिंग का जो एक इशू था, मतलब फ़ंड एक जगह से लेके दूसरी जगह पे कहीं पे ट्रांसफ़र होता था और उस चीज़ को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से आरबीआई ने रूल निकाला कि आप एक ही जगह पे करंट अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे आप कैश क्रेडिट लेंगे वह उसी बैंक आपको अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है कि अभी ज़्यादातर जो करंट अकाउंट होते थे वो हमारे पीएसयू बैंक्स में होते थे। तो पीएसयू बैंक्स में है, पर वो क्या होता था कि उनको ट्रांजैक्शन का जो कमीशन होता था वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो हमेशा क्या है वो प्राइवेट बैंक ले जाते थे। पर अभी ये रूल के बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे करके क्या है कि करंट अकाउंट सिर्फ एक ही मेंटेन कर सकते हैं आप, अगर आपका जो कैश क्रेडिट ले रहे हैं तो वो चीज़ क्या होगा कि आपको बाकी अकाउंट बंद करने पड़ेंगे, और जो ट्रांजैक्शन जो चार्जेस में होते हैं, जो असली इनकम होती है वो बैंक्स कमा पाएगा। तो यहाँ से क्या है, आने वाले 6 मंथ्स में जो हमारे पीएसयू बैंक्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो आ सकती है, मतलब उनके नेट प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं। अगर हम कोई भी पीएसयू बैंक के चार्ट पे चले जाते हैं, जैसे हम यहाँ पीएनबी में आ गए हैं, तो पीएनबी का जो शेयर है वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है। दूसरा अगर हम जैसे कैनरा बैंक का देख लेते हैं, तो कैनरा बैंक भी देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन में, मतलब यहाँ पे रैली आई, अभी कंसोलिडेशन में है। और तो इस तरह से मेरे हिसाब से अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो है वो कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो रैली आएगी, मतलब कुछ टाइम पे रैली आती है, फिर कंसोलिडेशन चलता है, फिर रैली आएगी। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे आने वाले 6 मंथ्स में यहाँ पे सारे ही पीएसयू बैंक चलेंगे। अब क्यों मुझे लगता है कि एसबीआई जो है इन सबको लीड करेगा, क्योंकि एसबीआई का अगर हम शेयर देखें वो कंसोलिडेशन में रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है। मतलब इसका जो शेयर पैटर्न है वो काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस था वो 425 के आसपास था, और ये इसी पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब नीचे नहीं गया है। जैसे बाकी अगर हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी में देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पे ये इसी प्राइस के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से यहाँ से जब ये रैली आएगी सारे बैंक्स में आएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा सकता है। जैसे ये यहाँ से ऐसे आया था, अपर सर्किट लगे थे, इतना तेज़ी से अभी कंसोलिडेशन और फिर सीधे तेज़ी। तो मैं इसमें बायर हूँ, मैंने अराउंड 430 पे बाय कर रखा है। अब हम इसका टारगेट एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। तो टारगेट अगर हम देखें तो हम इसमें यही चीज़ देखेंगे जो इसका हमारा कप विद हैंडल पैटर्न था। तो ये हमारा इसका कप बन गया और ये हैंडल, और अगर हम इस बेस पे हम इसका टारगेट डिसाइड करें, तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा जो टारगेट आता है वो आता है हमारा 535 के आसपास पे। और अगर हम करंट प्राइस से देखें तो ये अराउंड 18-19% का गेन आता है। तो मैं अभी इसमें बायर हूँ, मैंने अराउंड 433 पे बाय किया था, और मैं अराउंड 530-35 के आसपास पे इसको सेल कर दूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।